दोस्तों, विजडम विद सुधीर में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आपके दिमाग को हिला कर रख दे। आज की वीडियो में तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो है फुल ऑफ ज्ञान, ट्विस्ट और थोड़ी सी मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी जो आपको बनाएगी सबसे अलग और सबसे खास। तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कीजिए। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 12:15 बजे टाइटैनिक, जो उस समय की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक यात्री जहाज थी, ने अपने जीवन के सबसे गंभीर संकट का सामना किया। अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद जहाज तेजी से डूबने लगा। इस आपातकालीन स्थिति में टाइटैनिक ने दुनिया को अपनी स्थिति और संकट का संकेत देने के लिए एक डिस्ट्रेस कॉल भेजी। सीक्यूडी और एसओएस संदेश भेजे गए, जो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण संकट संकेत माने जाते थे। इस कॉल के साथ टाइटैनिक ने अपनी पोजीशन 41.4 नॉर्थ 50.24 वेस्ट बताई, जो उसे उत्तर अटलांटिक के बर्फीले पानी में इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के बीच कहीं स्थित करती थी। संदेश में MGY का भी उल्लेख किया गया, जो टाइटैनिक का रेडियो कॉल साइन था। इस डिस्ट्रेस कॉल का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी नजदीकी जहाज को अलर्ट किया जा सके ताकि वे तत्काल मदद के लिए आ सके। हालांकि कई कारणों से मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। टाइटैनिक का डूबना आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक बन गया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा के मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें वायरलेस रेडियो संचार और जीवन रक्षक उपकरणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के नए नियम शामिल थे। सीक्यूडी उस समय का एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संकट संकेत था, जिसका मतलब था ऑल डिस्ट्रेस स्टेशंस, यानी कि सभी संकट में पड़े हुए स्टेशनों के लिए। इस संकेत को भेजने का उद्देश्य यह था कि संकट में फंसे जहाज का संदेश सभी नजदीकी रेडियो स्टेशनों द्वारा सुना जाए और तत्काल मदद की जा सके। डी का मतलब था दिस इज, जो संकट संकेत में उस जहाज का परिचय देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसने संदेश भेजा था। MGY टाइटैनिक का रेडियो कॉल साइन था, जो विशेष रूप से इस जहाज के लिए निर्धारित किया गया था। यह कोड रेडियो संचार में जहाज की पहचान के लिए उपयोग किया जाता था। जब टाइटैनिक ने अपनी संकट स्थिति को रेडियो द्वारा प्रसारित किया, तो उसने सीक्यूडी सिग्नल के साथ अपना कॉल साइन भी भेजा ताकि संदेश प्राप्त करने वाले स्टेशनों को यह पता चल सके कि संकट में पड़ा जहाज टाइटैनिक है। इस संकट संकेत ने तत्काल राहत और बचाव प्रयासों की आवश्यकता को स्पष्ट किया। हालांकि उस समय की तकनीकी सीमाओं और अन्य जटिलताओं के कारण पर्याप्त और समय पर सहायता नहीं पहुंच पाई। इस घटना ने रेडियो संचार और समुद्री सुरक्षा मानकों में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए बेहतर उपाय लागू किए गए। जब टाइटैनिक ने संकट का सिग्नल भेजा, तो RMS कारपेथिया ने इसे प्राप्त किया और तत्काल सहायता के लिए अपने मार्ग को बदल दिया। हालांकि कारपेथिया टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर दूर थी और उस समय की सीमित गति के कारण उसे दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में कुछ घंटे लग गए। कारपेथिया ने अपनी पूरी गति का उपयोग करके त्वरित प्रतिक्रिया दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह तड़के करीब 3:30 बजे ही वहां पहुंच सकी। तब तक टाइटैनिक पहले ही अटलांटिक महासागर में डूब चुका था और अधिकांश यात्रियों की जान जा चुकी थी। हालांकि कारपेथिया ने बचे हुए लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वह किया। उसने लाइफ बोट्स में बचे हुए 705 यात्रियों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कारपेथिया के इस प्रयास ने अनेक लोगों की जान बचाई और इसे एक मानवीय और वीरता भरी प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। टाइटैनिक दुर्घटना के बाद RMS कारपेथिया द्वारा बचाव अभियान में 705 लोगों को सुरक्षित रूप से बचाया गया, जो लाइफ बोट्स में जीवित बचे थे। इसके विपरीत इस भयावह त्रासदी में लगभग 1570 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से अधिकांश या तो जहाज के डूबने के दौरान डूब गए या ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। टाइटैनिक की इस दुखद घटना ने समुद्री यात्रा की सुरक्षा के प्रति विश्व को जागरूक किया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस घटना ने न केवल तकनीकी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को पुनः परिभाषित किया, बल्कि इसने समुद्री यात्राओं के दौरान आपातकालीन तैयारियों और बचाव अभियानों को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल दिया। टाइटैनिक के मलबे को सतह पर लाने की प्रारंभिक योजनाएं अक्सर अव्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव थीं, फिर भी वे लोगों की उत्सुकता और तकनीकी सीमाओं को दर्शाती है। इनमें से एक विचार था टाइटैनिक के मलबे के अंदर बड़े पैमाने पर बलून्स या पिंग पोंग बॉल्स भरकर उसे ऊपर उठाना। हालांकि ये योजनाएं न केवल तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण थीं, बल्कि गहरे समुद्र में काम करने की सीमाओं को भी नजरअंदाज कर रही थी। उस समय गहरे समुद्र की खोज के लिए उपलब्ध तकनीक पर्याप्त विकसित नहीं थी और इस प्रकार के प्रस्ताव केवल सैद्धांतिक थे, जिनका वास्तविकता में कोई ठोस आधार नहीं था। बाद के वर्षों में जब तकनीक उन्नत हुई और गहरे समुद्र में खोज के लिए अधिक व्यावहारिक और वैज्ञानिक
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए गए तब टाइटैनिक के मलबे की खोज और उसके अध्ययन के प्रयासों को सही दिशा में मोड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की आर्थिक समस्याओं ने टाइटैनिक के मलबे की खोज को काफी प्रभावित किया। जब 1912 में टाइटैनिक डूबा तब उसकी खोज और उसके मलबे को सतह पर लाने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन विश्व युद्ध ने इन प्रयासों को पूरी तरह से रोक दिया। युद्ध ने न केवल संसाधनों की कमी पैदा की, बल्कि इस दौरान सैन्य प्राथमिकताओं और वैश्विक आर्थिक संकट ने भी खोज के लिए आवश्यक निवेश और ध्यान को प्रभावित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद आर्थिक परिस्थितियां भी सुधार की दिशा में नहीं बढ़ी, जिससे टाइटैनिक के मलबे की खोज में नई तकनीक और संसाधनों की कमी बनी रही। इस प्रकार विश्व युद्ध और उसकी दुष्प्रभावी आर्थिक स्थितियों के कारण टाइटैनिक के मलबे के खोज प्रयासों में महत्वपूर्ण देरी और रुकावटें आईं। 1953 में रिचसन बिजली लिमिटेड ने टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया। इस समय खोज में इस्तेमाल की गई प्रमुख तकनीक सोनार थी, जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को सटीक रूप से खोजने में सहायक हो सकती थी। हालांकि इस प्रयास ने टाइटैनिक के मलबे को खोजने में कोई सफलता प्राप्त नहीं की। सोनार तकनीक की सीमाओं और मलबे की गहराई और अन्य अज्ञात परिस्थितियों के कारण यह खोज प्रयास विफल रहा। इसके बावजूद इस प्रयास ने भविष्य की खोजों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सीख और आधार तैयार किया। हालांकि तत्कालीन समय में यह सफल नहीं हो सका। 1970 के दशक में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए कई असामान्य और अव्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक प्रस्ताव था कि टाइटैनिक में मोल्टन वैक्स या वैसलीन पंप किया जाए, जो कि मलबे को ढककर उसे संरक्षित कर सके। इस विचार का उद्देश्य था कि इन सामग्रियों को डूबे हुए जहाज के अंदर भरकर उसे और अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सके। हालांकि यह प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से अव्यावहारिक था और इसे वास्तविकता में लागू करना असंभव था। इस प्रकार के विचारों ने टाइटैनिक के मलबे की खोज और उसके संरक्षण के लिए वास्तविक और व्यवहारिक समाधानों की आवश्यकता को उजागर किया। रॉबर्ट बैलार्ड वुड्स होल ओशिनोग्राफी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर ने टाइटैनिक के मलबे की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल विकसित किया, जिसे अल्विन और लिमिटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके मलबे की गहराई और परिस्थितियों का सामना किया जा सकता था। इस तकनीक ने गहरे समुद्र में जाकर टाइटैनिक के मलबे को खोजने और उसकी स्थिति को स्पष्ट करने में मदद की। उनके इस प्रयास ने टाइटैनिक के मलबे को खोजने और अध्ययन करने में नई संभावनाएं खोली और वे इस ऐतिहासिक खोज के प्रमुख व्यक्ति बने। बैलार्ड की तकनीकी नवाचार और अनुसंधान ने समुद्र की गहराई में स्थित वस्तुओं की खोज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। 1977 में एक महत्वाकांक्षी एक्सपेडिशन की योजना बनाई गई, जिसमें एल्कोवा-सी प्रोब का उपयोग किया जाना था। यह प्रोब एक विशेष तकनीक थी जिसे समुद्री मलबे की खोज के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इस प्रयास को तकनीकी समस्याओं के कारण असफलता का सामना करना पड़ा। एल्कोवा-सी प्रोब की डिजाइन और कार्यप्रणाली में आई तकनीकी कठिनाइयां इसे समुद्र की गहराई में भेजने और टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में विफल रही। इस असफलता ने टाइटैनिक की खोज में निराशा का माहौल पैदा किया, लेकिन यह समुद्र के गहरे हिस्सों में खोज और तकनीकी प्रगति के लिए भविष्य के प्रयासों का मार्गदर्शन भी बना। विचित्र खोज अभियान के हिस्से के रूप में जैक ग्रिम ने समुद्री मलबे की खोज के लिए निधि जुटाने के बजाय कई असामान्य और अजीबोगरीब परियोजनाओं में निवेश किया। इनमें नोआ आर्क, बिगफुट और लोच नेस मॉन्स्टर जैसी किंवदंतियों की खोज शामिल थी। इन परियोजनाओं के लिए निवेश ने उनके संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण खोजों से हटा दिया और इससे टाइटैनिक की खोज जैसे गंभीर अभियानों के लिए आवश्यक धन और ध्यान की कमी हो गई। ग्रिम की ये असामान्य प्राथमिकताएं इस बात को दर्शाती है कि कैसे कुछ खोजकर्ता अपनी ऊर्जा और संसाधनों को पौराणिक कथाओं और मिथकों की तलाश में व्यस्त कर देते हैं, जबकि अन्य अधिक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं। टाइटैनिक की खोज के लिए जैक ग्रिम ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को धन प्रदान किया, जिससे यह प्रयास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नई दिशा में विकसित हुआ। हालांकि उन्होंने मलबे की खोज के लिए कुछ अजीब और असामान्य तरीकों का सहारा लिया। इनमें से एक था बंदर की सहायता से मैप पढ़ने का प्रयोग। यह असामान्य तरीका खोज प्रक्रिया को और भी विचित्र बना देता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रिम ने पारंपरिक खोज विधियों से हटकर प्रयोगात्मक और असामान्य तरीकों को अपनाया। इन अजीबोगरीब प्रयासों के बावजूद वे टाइटैनिक की खोज में सफलता प्राप्त नहीं कर सके, जिससे यह साबित होता है कि खोज के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1980, 1981 और 1983 में टाइटैनिक की खोज के लिए 3 महत्वपूर्ण एक्सपेडिशन आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी प्रयास असफल रहे। इन अभियानों का उद्देश्य समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए इस ऐतिहासिक जहाज को ढूंढना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं, मौसम की प्रतिकूल स्थितियों और अन्य जटिलताओं के कारण ये मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। इन असफलताओं के बावजूद खोजी प्रयासों में लगन और
और दृढ़ता की भावना बनी रही, जो भविष्य के सफल अभियानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। रॉबर्ट बैलार्ड ने यूएस नेवी के साथ साझेदारी की और आर्गो नामक एक डीप सी व्हीकल विकसित किया। यह रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल ने समुद्र की गहराइयों में खोजबीन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। आर्गो की मदद से बैलार्ड और उनकी टीम ने समुद्र के गहरे हिस्सों में जाकर टाइटैनिक के मलबे की खोज की, जो तकनीकी दृष्टिकोण से काफी उन्नत और प्रभावशाली था। इस साझेदारी और आर्गो की सफलता ने टाइटैनिक की खोज में महत्वपूर्ण प्रगति की और अंततः 1985 में इस ऐतिहासिक जहाज का मलबा खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 22 अगस्त 1985 को जब यूएस नेवी के साथ अपने सबमरीन और अन्य परियोजनाओं का काम पूरा हो गया, रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने पूरी तरह से टाइटैनिक की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी योजना में उनके अनुभव और सीखे गए सबक को लागू किया गया, विशेषकर सबमरीन के मलबे की खोज से मिली जानकारियों का उपयोग किया गया। इस बार बैलार्ड की टीम ने आर्गो सबमर्सिबल और अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ समुद्र की गहराइयों में मलबे के छोटे छोटे टुकड़ों का पीछा करते हुए खोज अभियान को अंजाम दिया। 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने अपने खोज अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इस दिन उन्होंने टाइटैनिक के मलबे के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढ निकाले, जो उन्हें मुख्य मलबे की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे। उनकी तकनीक और रणनीति की मदद से टीम अंततः टाइटैनिक के मुख्य हिस्से तक पहुंचने में सफल रही। इस खोज ने दुनिया भर में समुद्री इतिहास और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। जैक ग्रिम की टाइटैनिक की खोज में असफलता का खुलासा हुआ जब यह पता चला कि वे उसी क्षेत्र से गुजरे थे जहां मलबा मौजूद था, लेकिन उन्हें मलबे का पता लगाने में असफल रहे। उनके द्वारा अपनाए गए खोज के तरीके और तकनीकें उस समय पर्याप्त नहीं थीं, जिससे वे टाइटैनिक के मुख्य हिस्से को पहचानने में विफल रहे। इस असफलता ने यह साबित कर दिया कि अत्याधुनिक उपकरण और विशेषज्ञता की जरूरत है जब समुद्री खोज के अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्यों की बात आती है। मलबे को ऊपर न लाने के कारणों पर चर्चा करते हुए यह वीडियो में एक अलग वीडियो बनाने का प्रस्ताव है। यह वीडियो उन चुनौतियों और तकनीकी समस्याओं को उजागर करेगा जिनके कारण टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में ही रहा। इसमें मलबे के संरक्षण, समुद्री दबाव और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों पर भी विचार किया जाएगा। यह दर्शकों को इस जटिल विषय पर गहरी समझ प्रदान करेगा और मलबे के ऊपर लाने की बजाय इसे समुद्री अनुसंधान और संरक्षण के दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा।